हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का CGPSC ABCD में। इस वीडियो के अंदर हम मार्च 2023 का 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि बहुत शॉर्ट पीरियड में ही आपको 3 से लेकर 9 मार्च तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ समसामयिकी के, और ये जो है छत्तीसगढ़ का जो जनसंपर्क विभाग है उससे लिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। तो इस वीडियो के अंदर हम 5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और CGPSC मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है इन फ्यूचर, उसके लिए भी, उस दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए इस करंट अफेयर्स की वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। तो पहला जो है, मुख्यमंत्री ने संत कवि पवन दीवान के नाम पे राज्य में अलंकरण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कई सारे अलंकरण और पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, उसी में एक नया भी ऐड किया गया पवन दीवान के नाम पर। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। और दूसरा जो है कि मुख्यमंत्री ने विशेष संरक्षित जनजातियों पर आधारित एक पुस्तिका जिसका नाम यात्रा है, इसका भी विमोचन किया, तो हम इसके बारे में भी देखेंगे। और तीसरा जो है, हमको अभी पता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जो है वो लागू कर दिया गया है, मतलब आ गया है, तो उसके बारे में भी हम जितना हो सके शॉर्ट में हम देखेंगे। और बाकी ये करंट अफेयर्स के अंदर जो ये टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो हम लेकर आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है ना। चौथा, मुख्यमंत्री ने रायपुर में ही एक गहोई भवन का लोकार्पण किया। ये गहोई भवन क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और पांचवा लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, स्कूली शिक्षा विभाग को मिला M बिलियंथ अवार्ड। ठीक है, M बिलियंथ अवार्ड, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे M बिलियंथ अवार्ड। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी जानेंगे कि M बिलियंथ अवार्ड क्या है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारा पहला करंट अफेयर की ओर। पहला है कि मुख्यमंत्री ने संत कवि पवन दीवान संत कवि पवन दीवान के नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया गया। तो चलिए अब देखते हैं इनके बारे में कि पवन दीवान कौन थे और क्यों उनके नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। तो देखिए, इसमें जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, वो जल्दी ही, मतलब लेटेस्ट में ही, ये 3 मार्च 2022 का करंट अफेयर है। भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम था, संत कवि पवन दीवान, ठीक है, इनके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। और सम्मान पुरस्कार में इन्होंने यह घोषणा किया कि जो छत्तीसगढ़ के संत कवि पवन दीवान हैं, उनके नाम पर भी कविता लेखन के क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, किस क्षेत्र में, कविता लेखन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है किसके नाम पे, पवन दीवान के नाम पे, किस क्षेत्र में, कविता लेखन के क्षेत्र में। ठीक है, याद रखना है आपको, कविता लेखन के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा की गई। ठीक है ना। अब देखते हैं इनके बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं को भी देख लेते हैं। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का वी प्रकुल गौरव शिखर सम्मान 2023 से भी नवाजा गया। ये जो है पवन दीवान, इनको डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को वी प्रकुल गौरव शिखर सम्मान से भी नवाजा गया था। ठीक है ना। इसी तरह अरुण कुमार निगम, देखिए ये पूरा जो है हमको याद रखना है क्या क्या, कि जो सुरेंद्र दुबे हैं उनको विप्र कुल गौरव शिखर सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है क्या, कि ये जो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे हैं, इनको पद्मश्री भी पहले दे दिया जा चुका है, और सुरेंद्र दुबे को ही विप्र कुल गौरव शिखर सम्मान 2023 से नवाजा गया। वहीं जो अरुण कुमार निगम है और साथ ही साथ काशीपुरी कुदन, ठीक है, को संत कवि पवन दीवान स्मृति अस्मिता सम्मान से भी नवाजा गया। ठीक है ना, याद रहेगा, सुरेंद्र दुबे को विप्र कुल गौरव शिखर सम्मान 2023 और अरुण कुमार निगम और काशीपुरी कुंदन को संत कवि पवन दीवान स्मृति अस्मिता सम्मान से भी पुरस्कारित किया गया। इनको नहीं ना, इनके नाम पर जो अस्मिता सम्मान, स्मृति अस्मिता सम्मान दिया गया, इनको अरुण कुमार निगम और काशीपुरी कुंदन को दिया गया। ठीक है। अब देखिए, जो पवन दीवान है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, राजिम में हुआ था। ठीक है ना। राजिम के पास एक जगह है जिसका नाम है किरवई गांव। इस किरवई गांव में ही 1 जनवरी 1945 ईस्वी को एक ब्राह्मण परिवार के अंदर पवन दीवान का जन्म हुआ था। हमको पता है कि राजिम जो है महानदी, पैरी और सोंदूर नदी के तट पर है। ठीक है ना। 1975 में आपातकाल के दौरान जो पवन दीवान है, ठीक है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार के टिकट पर राजिम विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हैं और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे श्याम चरण शुक्ल, ठीक है, इनको हरा दिया था। ठीक है। और वो अविभाजित मध्य प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार में जेल मंत्री के पद पर थे। ठीक है ना, याद रखना है। तो क्या देखें कि 1977 ईस्वी में इन्होंने
जो जनता पार्टी थी उस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा और श्याम चरण शुक्ल को हराया इन्होंने। और अविभाजित जो मध्य प्रदेश था उसमें जनता पार्टी की सरकार में जेल मंत्री थे। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, बाद में भविष्य में वो कांग्रेस में वापस आ जाते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य जब बन के तैयार होता है तो उस समय वो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष उनको बनाया गया था कांग्रेस की सरकार में। ठीक है ना, तो ये था पवन दीवान के बारे में, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री ने विशेष संरक्षित जनजातियों पर आधारित पुस्तिका यात्रा, ठीक है, इस यात्रा पुस्तिका किससे संबंधित है, तो विशेष संरक्षित जनजातियों पर आधारित है। ठीक है ना, तो इसका विमोचन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। अब इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या करते हैं, विधानसभा में स्थित एक कार्यालय के कक्ष में छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजाति, ठीक है, जो किसके द्वारा लिखा गया ये नाम याद रखें, डॉक्टर सत्यजीत साहू। ठीक है, डॉक्टर सत्यजीत साहू, इनके द्वारा एक संरक्षित जनजातियों पर आधारित एक पुस्तिका लिखा गया जिसका नाम है यात्रा। इसका जो किसने, शीर्षक का नाम याद रखें, यात्रा, किसने लिखा, डॉक्टर सत्यजीत साहू, और इसका विमोचन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। ठीक है ना, ये जो सत्यजीत साहू थे इन्होंने बताया कि पुस्तिका में छत्तीसगढ़ में निवासरत जितने भी विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, ठीक है ना, विशेष पिछड़ी जितनी भी जनजातियां छत्तीसगढ़ का, उनका संकेंद्रण कहाँ पे छत्तीसगढ़ में, उनकी जीवन शैली कैसी है, रहन सहन, खान पान, इन सब की चीज़ों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी क्या बोलते हैं, जैसे टोटल मतलब हमारे केंद्र सरकार के द्वारा भी छत्तीसगढ़ की कुछ जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, वहीं राज्य सरकार के द्वारा भी घोषित किया गया है। तो ये आपने जनजाति वाले चैप्टर में आपने पढ़ाई होगा। ठीक है, तो आप वहाँ से एक बार रिकॉल कर लेंगे पूरा डाटा को। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको याद रखना है यात्रा और डॉक्टर सत्यजीत साहू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। इसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण जो घटना है, मतलब जो डेटा है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री कौन है, अमरजीत भगत। ठीक है, इन्होंने विधानसभा में बजट में छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को का पटल पर प्रस्तुत किया। किसने, अमरजीत भगत ने। तो छत्तीसगढ़ के आर्थिक और सांख्यिकी मंत्री कौन है, अमरजीत भगत है। ठीक है ना, इन्होंने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 को प्रस्तुत किया। अब देखिए, अब इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GSDP के स्थिर भाव पर, याद रखिएगा, स्थिर भाव पर 2021-22 में छत्तीसगढ़ का कुल कितना GSDP था 2021-22 में, वो था 2,67,681 करोड़। ठीक है, इतना रुपया था, जो कि कितना, 2,67,681 रुपया, कब, 2021-22 में, जो कि 2022-23 में कितना बढ़कर हो गया भाई, 2,89,082, क्या है, 2,89,082 करोड़ रुपए, इतना अनुमानित हो गया है 2022-23 के लिए। 2021-22 के लिए 2,67,681 था, जो कि बढ़ गया। और ये जो है विकास दर 8% का वृद्धि माना जा रहा है। कितना, 8% का, इतना चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए, स्थिर भाव पर अगर देखा जाए तो आधार वर्ष 2011 से लेकर 12 तक का अग्रिम अनुमान वर्ष पर, जो कि 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, GSDP, जो कि मार्केट प्राइस पर है, गत वर्ष 2021-22 की तुलना में 8% वृद्धि हुआ, जो यहाँ पे मैं बताया। ठीक है, कि प्रीवियस ईयर की तुलना में 8% का वृद्धि यहाँ पे अनुमानित है, इतना देखा जाए। ठीक है ना, अब देखिए, अब इसमें जो कृषि और उससे संबंध क्षेत्र, कृषि से संबद्ध कौन कौन क्षेत्र होते हैं, कृषि और कृषि संबद्ध क्षेत्र, कृषि में कृषि हो गया, खेती करना, पशुपालन, मत्स्य और वन, ये सब कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र में आ गए। इसमें 93% की वृद्धि देखा गया। वहीं उद्योग में अगर देखा गया तो निर्माण, विनिर्माण, खनन और उत्खनन, विद्युत, गैस और जल आपूर्ति में 7.83। ठीक है ना, किसमें, ये जो कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र में 93%। ठीक है, वहीं अगर विनिर्माण में देखेंगे तो क्या देखें हमने कि 7.83। ठीक है, विनिर्माण में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वहाँ पे दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। क्या देखें कि कृषि और संबंध क्षेत्र में कितना, 93%, वहीं
जो उद्योग क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र के अंदर क्या क्या, निर्माण, विनिर्माण, खनन और उत्खनन, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, ये सब में 7.83%। वहीं जो सेवा क्षेत्र में देखा गया 9.21% का वृद्धि जो है अनुमानित है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दूं कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 93%, उद्योग क्षेत्र में जिसके अंदर निर्माण, विनिर्माण, खनन, उत्खनन सब आएगा 7.83, और लास्ट में सेवा क्षेत्र में 9.21% की वृद्धि जो है वो अनुमानित है। ठीक है ना। चलिए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि प्रचलित भाव पर, अभी तक हम देख रहे थे स्थिर भाव पर, अब देखते हैं प्रचलित भाव पर। हालांकि आपको स्थिर भाव वाला याद रखना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना। तो प्रचलित भाव पर अग्रिम अनुमान 2022-23 में अगर सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी देखा जाए बाजार मूल्य पर, ठीक है, तो गत वर्ष मतलब 2021-22 में कितना था, 4,06,416 करोड़ रुपया, जो कि 2022-23 में बढ़कर कितना हो गया, 4,57,608 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, तो जो कि कितना है, 60% का वृद्धि को यह दर्शाता है। 4,06,416 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया, 4,57,608 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, जो कि 60% यहाँ पे वृद्धि को अनुमानित है। इसके बाद देखा जाए तो अगर 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर देखेंगे तो ये 85,492 करोड़ रुपया से बढ़कर 2022-23 में कितना हो गया, 94,635 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, उद्योग क्षेत्र में 1,63,616 करोड़ रुपया से बढ़कर 2022-23 में 1,83,586 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, वहीं सेवा क्षेत्र में देखा जाए तो 1,36,329 करोड़ रुपया से बढ़कर 22-23 में कितना हो गया, 1,55,995 करोड़ रुपया हो गया, जो कि गत वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए तो इन तीनों क्षेत्रों में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में कितना कितना वृद्धि, 70%, 12.21% और 14.43% का वृद्धि हो गया। ठीक है, तो 70 जो है ये कृषि से क्षेत्र में, 12.21 उद्योग क्षेत्र में और 14.43 सेवा क्षेत्र में। इतना प्रीवियस ईयर 21-22 के तुलना में अगर देखा जाए तो 22-23 में इतना वृद्धि हुआ। ठीक है ना। और देखिए राज्य के जो सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर जीएसडीपी एट मार्केट प्राइस, ये त्वरित अनुमान के आधार पर 2021-22 की तुलना में 40% की वृद्धि देखा गया। ठीक है ना, जीएसडीपी में कितना, बाजार मूल्य पर, ठीक है ना, 46% की वृद्धि देखने को मिला। वहीं कृषि एवं संबंध क्षेत्र में देखेंगे तो 8.07% और सेवा क्षेत्र में 9.80 मतलब 9.80% की वृद्धि देखने को मिला। ठीक है, तो ये मोटा मोटी जो था क्या बोलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर। तो आर्थिक सर्वेक्षण और जो बजट प्रस्तुत हुआ इन दोनों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। आप यहाँ से जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे उस सबको, वैसे हालांकि मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया हूँ, आप इसमें से भी और सेलेक्ट करके याद कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा और एक चीज़ याद रखिए कि प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में जो छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय था, पर कैपिटा इनकम जो था वो 1,20,704 रुपया था। ठीक है ना, 1,20,704 रुपये कब, 2021-22 में था, जो कि 22-23 में कितना पहुंच गया, 1,33,898 रुपया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना दर्शाता है, 10.93%। एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, 1,20,704 रुपया। ये कब था, 2021-22 में था। ठीक है, 2021-22 में था। लेकिन 2022-23 में अगर देखा जाए आप 22-23 के अंदर, तो ये हो गया 1,33,898, जो कि कितना वृद्धि, 10.93% का वृद्धि माना गया है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री ने रायपुर में गहोई भवन का निर्माण किया गया। ठीक है ना, जो एम्स रायपुर है, AIMS एम्स रायपुर है, वहाँ पे जो मरीज है जिनका इलाज चल रहा होता है, तो उनके इलाज के दौरान जो उनके मरीजों के साथ उनका जो परिजन आते हैं, जो उनके साथ आते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था के लिए श्री गहोई वैश्य समाज द्वारा इस गहोई भवन का निर्माण किया गया, ताकि ये भी जो मरीजों के साथ जो उनके परिजन आते हैं वो भी क्या कर सके, वहाँ पे ठहर सके, उनके रुकने की व्यवस्था किया जा सके। तो इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। ठीक है ना। तो इसमें आपको इतना याद रखिएगा कि गहोई भवन कहाँ है, रायपुर में, किसके द्वारा, किस लिए बनाया गया, तो परिजनों के लिए, मरीजों के परिजनों के लिए। ठीक है ना। चलिए ये हमारा आज का लास्ट है। स्कूली शिक्षा विभाग को मिला M बिलियंथ अवार्ड। ठीक है, देखिए
कि एम बिलियंथ अवार्ड क्या है। देखिए, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वहाँ पर छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा विभाग जो है, ठीक है, निकलर ऐप के क्षेत्र में, ठीक है ना, शिक्षा के क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसके स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में निकलर ऐप के द्वारा पढ़ाई कराने के लिए स्कूली शिक्षा विभाग जो है उसको एम बिलियंथ पुरस्कार से नवाजा गया है। इसको छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग को, ठीक है, इस ऐप के द्वारा पढ़ाने के कारण, ठीक है ना। प्रमुख बिंदु क्या है कि देखिए, जो साउथ एशिया में एम बिलियंथ अवार्ड दिया जाता है, किस लिए? मोबाइल के माध्यम से आम जनता तक तकनीकी का उपयोग करके उनके जीवन को सुगम बनाना, उनके जीवन को आसान बनाना, ठीक है, नवाचार के माध्यम से, ठीक है। इसकी जो शुरुआत किया गया था 2010 से किया गया था, ठीक है, और इस बार जो है 12वें नंबर का श्रृंखला है जिसकी इसकी शुरुआत की गई थी, दी गई थी, ठीक है ना। कब से? 2010 से दिया जा रहा है और इस बार 12वें श्रृंखला है, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ को भी एम बिलियंथ अवार्ड इस बार दिया गया, किस लिए? इस निकलर ऐप का प्रयोग करके पढ़ाई को सुगम बनाने के लिए, ठीक है ना। देखिए, हमारे जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी एक ऐप जारी किया गया था जिसका नाम क्या है? सुघर पढ़वैया, ठीक है। इस सुघर पढ़वैया ऐप के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया था, सुघर पढ़वैया को। और इस कार्यक्रम के द्वारा जो स्कूली शिक्षा है उसको निकलर ऐप के माध्यम से बहुत कम समय में बहुत आसानी से जो शिक्षा है, जो टीचिंग है, उसको दिया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से पढ़ाने के साथ साथ तुरंत से क्या क्वेश्चन उनसे पूछना है, तुरंत से वहाँ पे उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद वहाँ से क्वेश्चन भी जानने को मिल जाता है ताकि बच्चों से पूछा जा सके, ठीक है। तो ये था आज का टोटल, ये 5 पॉइंट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो कि 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक का है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, आप मन लगा के पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।